Hi students, welcome back to UPSC Environment Previous Year Question Series. And our first question is two important rivers. One with its source in Jharkhand, known by different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only at a short distance. ये कह रहा है कि टू इम्पोर्टेंट रिवर हैं, ठीक है। एक का सोर्स झारखंड में, ठीक है, और दूसरी का सोर्स है उड़ीसा के अंदर। वो दोनों एक जाके मर्ज करती हैं ओनली शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से थोड़ी सी पहले वो मर्ज करती है बिफोर फ्लोइंग इनटू सी, मतलब समुद्र में गिरने से पहले वो मर्ज करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस, ठीक है। इनमें से कौन सी हो सकती है वो, ठीक है। उड़ीसा के अंदर वो एक झारखंड से रिवर निकल रही है, एक उड़ीसा से निकल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर बैतरनी रिवर है, ब्राह्मणी रिवर है, ठीक है। वो दोनों मिलके और फ्लो कर रही है, ठीक है। और दोनों के कन्फ्लुएंस के ऊपर भितरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है भितरकनिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन्स एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट, जहाँ की हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह हुई है या और इससे ज़्यादा होगी तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होगा, वो होता है हॉटस्पॉट, ठीक है। तो थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। इन तीनों हॉटस्पॉट के ऊपर वो कौन से क्राइटेरिया हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। विच थ्री ऑफ अबव आर करेक्ट क्राइटेरिया इन दिस कंटेक्स्ट, इन तीनों में से कौन से करेक्ट क्राइटेरिया हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं हॉटस्पॉट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कि आप किस चीज़ को हॉटस्पॉट बोलेंगे, किस एरिया को आप हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और ये हॉटस्पॉट एरिया क्यों है, दो क्राइटेरिया उसके। फर्स्ट वन इज कि उसके अंदर 1500 स्पीसीज होंगे वेस्कुलर प्लांट की, 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। स्पीसीज 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। ऑफ वेस्कुलर प्लांट। एंड सेकंड क्राइटेरिया है कि वो अपना 70% हैबिटेट लॉस कर चुका हो, लॉस्ट 70% हैबिटेट, ठीक है। उस एरिया को आप हॉटस्पॉट बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो उसके अंदर प्लांट की 1500 स्पीसीज होंगी वेस्कुलर प्लांट की, ठीक है। और दूसरा क्या है 70% हैबिटेट लॉस कर चुका हो। तो जो स्पीसीज हैं 1500 स्पीसीज बता रखी हैं, उससे क्या डिफाइन होगा कि स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए उसके एरिया के अंदर ना। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बता रहा है, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस। दूसरा क्या है कि लॉस्ट 70% हैबिटेट, वो इतना एंडेमिक एरिया है कि 70% हैबिटेट उसका लॉस हो चुका है, ठीक है। इन दो क्राइटेरिया से आप उसको देखेंगे कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया है, ठीक है। थर्ड वन इज थ्रेट परसेप्शन, कि उस एरिया के अंदर थ्रेट वगैरह बहुत ज़्यादा है एनिमल्स को, बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। इतना ज़्यादा थ्रेट है कि वो आने वाले टाइम में कुछ स्पीसीज एंडेमिक हो जाएंगी और कुछ मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड वन इज थ्रेट परसेप्शन। फर्स्ट वन इज स्पीसीज रिचनेस, कि उसके अंदर 1500 स्पीसीज होनी चाहिए, 1500 स्पीसीज होनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट की। सेकेंड वन इज एंडेमिक, कि वहाँ की इतना एंडेमिज्म हो कि 70% हैबिटेट है वो लॉस हो गए हो एनिमल्स के, उनके रहने की जगह है वो क्या है, लॉस हो गया उनका, ठीक है। थर्ड वन इज थ्रेट परसेप्शन, कि वहाँ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा हो एनिमल लाइफ को या फ्लोरा फोना को। और बाकी तीन ऑप्शन क्या है, वेजिटेशन डेंसिटी, कि वेजिटेशन की डेंसिटी वहाँ पे नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि वेजिटेशन की डेंसिटी होने से
आप उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। एथनो बोटनिकल इम्पोर्टेंस, जो उसकी एथनिसिटी है या बोटनिकल इम्पोर्टेंस है, उसके बेस पे भी हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं करते। हॉटस्पॉट के दो ही क्राइटेरिया हैं कि वहाँ पे 1500 स्पीसीज हो वैस्कुलर प्लांट की, और वहाँ 70% हैबिटेट लॉस हो गया हो। और ये 6 नंबर है, अडेप्शन अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, कि फ्लोरा है फोना है वो वार्म और ह्यूमिड कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए, तो ये क्राइटेरिया भी रॉन्ग है। तो दो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिज्म, और थर्ड वन इज थ्रेट परसेप्शन। तो राइट आंसर है इसका 1, 3 एंड 5, सी, ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो हिमालयन रेंज है वो स्पीसीज की डाइवर्सिटी के लिए, डाइवर्सिटी क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिल जाए। कुछ स्पीसीज होंगी प्लांट्स की, फ्लोरा की, कुछ है फोना की, एनिमल्स वगैरह की, और फ्लोरा और फोना में भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हों, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमेना, कि हिमालयन के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें इसका कारण क्या है, ठीक है। इट हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड वन, इट इज़ ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन। थर्ड वन इज एक्जोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज। एक्जोटिक क्या होती है, जो बाहर वाली स्पीसीज होती हैं, एक्जोटिक। और इन्वेसिव क्या है, जो उस जगह पे आके और मतलब अटैकिंग स्पीसीज है। इन्वेसिव स्पीसीज जो बाहर से आके और जो उसने लोकल जो स्पीसीज है उनको एक्सटेंड कर दिया हो। तो क्या करें, एक्जोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन। डी, इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसने पूछा है रीजन क्या है, ठीक है। रीजन तो ये भी सारे हैं कि है, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे चारों के चारों, बट उसने पूछा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो सकता है इसके अंदर। अब आपको पता होगा जो हिमालयन रीजन है इंडिया के, ठीक है, इंडिया में जो हिमालयन रीजन है ये पूरा, यहाँ पे जो सुलेमान के थार की रेंज पाकिस्तान की साइड है, और इस साइड पूरा अरुणाचल वाली साइड, इसमें क्या है कि कन्फ्लुएंस है ये, मतलब कई, क्या चाइना हो गया इस साइड, या पाकिस्तान हो गया इस साइड, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की साइड में पाकिस्तान, और नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ की साइड में पूरा चाइना, ठीक है, यहाँ चाइना हो गया। तो चाइना का क्लाइमेट है वो क्या है, वो चाइना क्लाइमेट है टेम्परेट क्लाइमेट लगा हुआ, टेम्परेट या चाइना टाइप का है क्लाइमेट है, टेम्परेट है। और यहाँ पे इंडिया की साइड है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, ठीक है। और जी पाकिस्तान की साइड है वो थोड़ा सा कि डेजर्ट टाइप का है। तो कई कई कन्फ्लुएंस है यहाँ पे, संगम है कईयों का ना। तो क्या है, अब जितनी ज़्यादा एनवायरनमेंट में चीज़ें मिलेंगी, टेम्परेचर वेरिएशन है या कई चीज़ें हैं, तो उतने ही वहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीसीज ग्रो कर पाएंगी। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एनिमल भी इसलिए मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो स्पेसिफिक आंसर है वो है, इट इज़ ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स, ठीक है। जो बायो जियोग्राफिकल जोन्स है उन सबका कन्फ्लुएंस है, इसलिए वहाँ पे डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। बाकी ऑप्शन रिमूव कर दिए, तो उसने मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसिडर द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द अबोव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। तो वो कह रहा है कि इनमें से ऊपर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ऐड कर रहा है, ठीक है। मतलब किस से ऑपरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। सेकंड है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कट गया जी, फर्स्ट कट गया, एक कटते के साथ एक ऑप्शन ये गया, एक ऑप्शन ये गया। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, तो हम जो सांस वगैरह ले रहे हैं उससे क्या है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो मतलब प्लांट्स वगैरह से, ठीक है, प्लांट्स वगैरह का लीटर वगैरह है, वो एनवायरनमेंट में क्या डिके करता है, उसका डिके होने से क्या होता है, या एनिमल वगैरह डिके होता है तो उससे क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। फोर्थ वन इज वोल्कनिक इरप्शन है, वोल्कनिक एक्शन, जो वोल्कन होते हैं, ज्वालामुखी वगैरह निकल रहे हैं, उनके इरप्शन से क्या हो रहा है, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस में निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकलती है, तो ये ऑप्शन भी राइट है, ठीक है।
इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तीनों से ही क्या है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। ठीक है, वही पूछा उसने। फोटोसिंथेसिस से क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है। ठीक है, तो वो रिमूव कर दिया। 2, 3, 4 इज राइट आंसर। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sandy and saline area in is the natural habitat of Indian animal species। कोई एक इंडियन एनिमल स्पीसीज है, किसी मतलब एनिमल की एक स्पीसीज है जो सैंडी एरिया में रह रही है, सैंडी रेतीले एरिया में और सलाइन एरिया में। ठीक है, द एनिमल हैज नो प्रीडेटर इन दैट एरिया। तो ये जो एनिमल है, इसका कोई प्रीडेटर नहीं है। प्रीडेटर क्या, इसको कोई हार्म करने वाला या इसको खाने वाला या ऐसा कोई एनिमल नहीं है जिससे इसको हार्मफुल इसके ऊपर इफेक्ट पड़े। बट इट एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड ड्यू टू द destruction ऑफ इट्स हैबिटेट। अब उसको प्रीडेटर तो नहीं है, नेचुरल प्रीडेटर नहीं है उसका, बट इसकी जो प्रेजेंस है वो किससे थ्रेटन हो रही है, जो इसके हैबिटेट है जहाँ ये रह रहा है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल, इनमें से कौन सा वो एनिमल हो सकता है। तो इंडियन वाइल्ड बेफेलो है। बेफेलो आप देखेंगे तो सैंडी और सैलाइन एरिया में नहीं, वो पूरे इंडिया में मिलती है आपको। वाइल्ड वाइल्ड बेफेलो हर जगह जंगल वगैरह में मिलती है। तो ये एक कट है। वाइल्ड बोर है, ये मोस्टली एनिमल्स में, मोस्टली क्या है, जो फॉरेस्ट वगैरह उसमें मिलता है। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडियन गैजल। इंडियन गैजल एक हिरन की एक वो टाइप है। ठीक है, और ये क्या है, राजस्थान वगैरह में मिलता है, कई जगह मिलता है, सैलाइन एरिया में नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट ये बचता है इंडियन वाइल्ड एस। जो ये जंगली गधा होता है, जंगली गधा कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है। गुजरात में मिलता है वाइल्ड एस। ठीक है, गुजरात में। और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 के यूपीएससी के क्वेश्चन, मतलब पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डिट्टो सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर भी वाइल्ड ऐस ही है। ठीक है, जो कच्छ है या काठियावाड़ रीजन है, उस साइड गुजरात में क्या है, सलाइन एरिया है, वहाँ पे वाइल्ड ऐस मिलता है। ठीक है, और उसका कोई प्रीडेटर नहीं है, ये उसको खाने वाला कोई नहीं है। और कोई वहाँ पे लाइन वगैरह तो इंडिया में जैसे एशियाटिक लाइन है तो गिर में है वो गुजरात में, लेकिन ओपनली वो कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वे। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायो क्या होता है, लिविंग, डाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्नता। तो क्या है, जैव विविधता। जैव विविधता फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वे। तो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसके लिए ये उसका बेस है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। वो क्यों है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उससे सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि मतलब सॉइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, सॉइल के अंदर भी तो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, और फंगी वगैरह हैं जो क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट इज ओके। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर सॉइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रास होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रास होगी, तो वो सॉइल को इरोजन होने से बचाएगी, मृदा अपरदन से बचाएगी वो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। जो आपने बायोडिग्रेडेबल है या जो वेस्ट डाले हैं उन सबको रिसाइकिल कर देगी एनवायरनमेंट में, और न्यूट्रिशन साइकिल को कंप्लीट कर देगी। जैसे नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा था एनसीईआरटी के अंदर, कार्बन साइकिल पढ़ा था। तो वो क्या है, रिसाइकलिंग कर देगी अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तो एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है पोलिनेशन ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप्स वगैरह हैं तो उसकी क्या है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एक क्रॉप से लेके, अगर वहाँ पे हनी बी की 15-20 टाइप हैं, ठीक है, या बर्ड्स की टाइप हैं, तो पहले बर्ड्स यहाँ बैठा, हनी बी यहाँ बैठा, जंप करके दूसरे पे गया, तो इनके जो जो फिट वगैरह हैं, पैर हैं, उनसे वो पोलन ग्रेन यहाँ से लिए, पोलन ग्रेन और यहाँ पे ले गया। ठीक है, तो क्या है, वो पोलिनेशन हो गया क्रॉप्स में, तो वो बेटर होता है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, तो ऑल फोर आंसर्स आर, फोर आर ओके। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a site for in situ method? In situ method of conservation of flora। दो मेथड होते हैं किसी चीज को कंजर्व करने के लिए, एक होता है इन सिटू, इन सिटू, एक है एक्स सिटू, एक्स सिटू।
इन सीटू क्या होता है कि जहाँ जो उस एनिमल का या जो फ्लोरा है या फोना है उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसी के अंदर उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको कंजर्व किया जाए इन सेम हैबिटेट, सेम नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो जहाँ पे वो चीज़ पाई जाती है वहीं पे उसको कंजर्व करो। ठीक है, तो वो होती है इन सिटू, उसी जगह पे। एक्स सिटू क्या होता है कि आपको कहीं, वो कहीं एक जगह मिलती है और वो आप उसको इतनी कम होगी वहाँ पे वो, आप उसको कंजर्व करने के लिए किसी दूसरी जगह लेके जाओ। ठीक है, समवेयर एल्स। ठीक है, नॉट एट दी इट्स नेचुरल हैबिटेट बट एट समवेयर एल्स आप उसको कंजर्व करो। जैसे एनवायरनमेंट में आपने देखा कि वैसे एक लास्ट, वो कोई एनिमल है या प्लांट की कोई लास्ट स्पीसीज है, वो बची, तो अब आपको डर है कि इसको कोई भी, मतलब कोई भी एनिमल वगैरह इसको ईट ना कर ले या खा ना ले, तो फिर क्या है, आप उसको वहाँ से पिक करेंगे और अपने किसी, मतलब गार्डन वगैरह में या कहीं उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इन सीटू एक्स सीटू हो गया ना। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, नॉट ए साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। इन सीटू क्या था, किसी नेशनल पार्क में जहाँ वो मिल रही है वहीं कंजर्व कर दिया, या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंजर्व कर दिया, या किसी बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्व कर दिया। ये क्या है, बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन क्या होता है, एक्स सीटू होता है। अब कोई स्पीसीज कहीं और मिल रही थी, आपने उसको लाके बोटनिकल गार्डन के अंदर कंजर्व कर दिया, तो वो कौन सा मेथड है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। बाकी कट गए, ये सारे इन सिटू हैं। इन सिटू क्या है, उसी जगह पे कंजर्व करना, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities। तो 2004 में जो सुनामी आया था, उस टाइम पे लोगों ने रियलाइज किया कि जो मैनग्रोव्स होते हैं, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, जो साल्ट या मार्सी एरिया होता है ना, सी के साइड, ये सी है, सी है, इसके जस्ट साइड में जो साल्टी एरिया है, ठीक है, साल्ट है जिस एरिया के अंदर, वाटर है। ठीक है, मैनग्रोव क्या है कि यहाँ तो सी है, सी, और यहाँ है इस साइड फॉरेस्ट है, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन होता है। सी और फॉरेस्ट के बीच में ट्रांजिशन जोन क्या बोलते हैं, मैनग्रोव। फॉरेस्ट में क्या होता है कि फॉरेस्ट की स्पीसीज मिलती हैं, प्लांट वगैरह। सी के अंदर क्या है, मतलब एक्वेटिक एनिमल होते हैं सारे के सारे। बीच में क्या होता है कि एक ट्रांजिशन जोन है, जहाँ वाटर के अंदर प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, साल्टी वाटर के अंदर, इवन साल्टी वाटर के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं मैनग्रोव्स। और उनका क्या है, दूसरी स्पीसीज कैसे होगी, प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर वो जो सीड है वो पानी में गिरा, पानी तो क्या है, साल्टी है, तो वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, जाइगोट नहीं फॉर्म होगा, और क्या है, सीड से ही प्लांट के ऊपर ही, ठीक है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो वो होते हैं मैनग्रोव्स। उसने पूछा क्या, अब हाउ डू मैनग्रोव फंक्शन एज ए सेफ्टी हैज। तो ये सेफ्टी कैसे करते हैं, एनवायरनमेंट की या ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी कैसे करते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ते हैं चारों को। फर्स्ट वन इज, mangrove swamps separate the human settlement from the sea by a wide zone in which people neither live nor venture out। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मैनग्रोव्स हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट है, इस साइड ह्यूमन सेटलमेंट रहते हैं है, और इस साइड क्या है, सी, इन दोनों को सेपरेट करते हैं बाय वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लिव। तो ये ऑप्शन देखते हैं बाद में, कि मैनग्रोव प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। ये लाइन ओके हो सकती है। ठीक है, कि वो फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डिजास्टर के बाद। लेकिन उसने पूछा क्या, एग्जैक्ट क्या पूछा है, हाउ डू मैनग्रोव्स फंक्शन एज ए सेफ्टी हैज, सेफ्टी कैसे करते हैं ह्यूमन की। ठीक है, उसने बाद में फूड भी दे दिया, मेडिसिन भी दे दिया आपको, लेकिन उस टाइम पे सेफ्टी कैसे गई, जिस टाइम पे मतलब कोस्टल कैलेमिटीज या किस टाइम पे क्या है, टाइफून वगैरह आ गए, तो कैसे सेव किया। ठीक है, उसने एग्जैक्ट रीजन पूछा है, द मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपी, कि ये लंबे लंबे ट्री होते हैं और ऊपर की जो कैनोपी होती है सबसे टॉप में, ठीक है, वो क्या है, डेंस कैनोपी है, एंड सर्व एज एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग ए साइक्लोन। ठीक है, जो साइक्लोन वगैरह आ रहा है उसके टाइम पे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है, मैंग्रोव ट्री डो नॉट गेट अप्रूटेड बाई स्टॉर्म एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट। ठीक है,
अब क्या है, जो साइक्लोन वगैरह आ रहे हैं उनको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लैंड पे डिस्ट्रक्शन ना करें। उनको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक ट्री होगा, मान लो यहाँ पे मैनग्रोव एक ट्री है बीच में, ठीक है। उस वो वेव की एक फॉर्म आ रही है, एक काइनेटिक एनर्जी लेके आ रही है ऐसे, फिक्स काइनेटिक एनर्जी है, और ये किसे टच करेगी ना उस चीज़ को तोड़ देगी। बीच में क्या है, एक ट्री है, आपने ट्री प्लांटेशन कर रखा है मैनग्रोव का, ये इसके एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। कुछ एनर्जी इस साइड गई, कुछ एनर्जी उस साइड गई, ऐसे डिवाइड कर देगा, ठीक है। और ये अप्रूट नहीं होगा, मतलब उस जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी रूट बहुत ही डेप्थ में होती है वाटर के अंदर, ठीक है। यही राइट आंसर है कि जो मैनग्रोव्स होते हैं वो, मतलब उस टाइम पे सेफ्टी हैज कैसे काम करते हैं। देखो, मैनग्रोव से फूड भी मिल सकता है, मेडिसिन भी मिल सकती है, सेटलमेंट भी दे देगा, लेकिन क्या है उस टाइम पे आपको कैसे बचा रहे हो। जो साइक्लोन वगैरह आ रहे हैं वो इनकी जड़ों को उखाड़ नहीं सकते, ठीक है। और उससे क्या है, अ, उखाड़ नहीं सकते, तो इसलिए क्या है, वो साइक्लोन इसको आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे वाली साइड, ठीक है। इसलिए वो आप क्या है, सेफ्टी हैज के काम करेगा मैनग्रोव। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय द इंटरनेट आयुशियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो आयुशियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसको कंजर्व करने के लिए जो यूनियन है, उस वो एक क्या है, रेड डेटा बुक पब्लिश करती है, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन है। तो उस लिस्ट के अंदर क्या क्या कंटेन होता है, उस लिस्ट के अंदर क्या क्या होता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। फर्स्ट वन इज, उसके अंदर होते हैं एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके अंदर एंडेमिक प्लांट होंगे कुछ, या कुछ एनिमल स्पीसीज है, उनके बारे में बताता है। या थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। जो थ्रेटेंड प्लांट है, जिनको मतलब सबसे ज़्यादा थ्रेट वगैरह है, एनिमल स्पीसीज को थ्रेट है, वो उनके बारे में। या प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। जो प्रोटेक्टेड साइट हैं नेचर के लिए या रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो आयुषियन जो है, तो आयुषियन है ना जी, तो ये आपको हर स्पीसीज के बारे में नहीं बताएगा। रेड डेटा बुक के अंदर हर स्पीसीज के बारे में आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिलेगा कि कितने थ्रेटेड स्पीसीज हैं। इसके अंदर 8 लिस्ट होती है, रेड डेटा बुक के अंदर ना 8 लिस्ट होती है। उसके अंदर क्या होता है, 8 लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ होता है थ्रेटन्ड स्पीसीज होती हैं, थ्रेटन्ड, ठीक है। आप सारी स्पीसीज अगर इंक्लूड कर दी तो सब कुछ ही आ जाएगा। सिर्फ थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना वो होंगी। तो सेकंड इज राइट आंसर। आप सारी उसके अंदर, रेड डाटा बुक के अंदर सारी चीज़ें नहीं होती। फर्स्ट भी नहीं होती कि सारे एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीसीज ले ली, या प्रोटेक्टेड साइट ले ली सारी की सारी। इतना बड़ा तो फिर वो बुक थोड़ी रह जाएगी, वो तो फिर पूरा मतलब क्या है, स्क्रिप्ट बन गई आपकी, पूरी पूरी बड़ी चीज़ बन गई, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ओके है। तो फर्स्ट वन इज, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड आपको पता होगा, ये अर्थ है, ठीक है। ये जस्ट सेंटर लाइन इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लेटी हुई लाइन है सारी सारी, ठीक है। फिर एक लाइन है 23.5 ऊपर, 23.5 साउथ में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर ऊपर जाओगे 66.5 पे से ऊपर आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और 66.5 साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। अब क्या कह रहा है वो, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है उसके पास की बात कर रहा है, या ट्रॉपिक के पास की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया के अंदर या इस एरिया के अंदर, ठीक है। दो एरिया है, ये क्या है, लोअर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड पे एक है हायर लैटिट्यूड पे। अब आप खुद बताओ कि जो पोल्स वगैरह हैं वहाँ पे इतनी आइस होती है, वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत टाइप की स्पीसीज होंगी, ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड स्पीसीज होंगी जो कि उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए। और वो भी स्पीसीज क्या है, जो हाइबरनेशन कर पाए, जैसे पोलर बियर है, या
एंटार्क्टिका में कुछ टाइप की क्या है, फिशेज वगैरह हैं, वो सर्वाइव कर पाती हैं क्योंकि वो सर्दियों में हाइबरनेशन कर पाती हैं। और आपने देखा होगा इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास दोनों साइड में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल एरिया में। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, एज कम्पेयर टू पोल्स ज़्यादा है। ठीक है, पोल्स इक्वेटर पे बारिश भी डेली आती है, डेली बारिश आती है इक्वेटर पे ऊपर ना, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई भी स्पीसीज है उसको सर्वाइव क्या है, इजीली कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट, along the mountainous gradient, biodiversity is normally greater in lower altitude as compared to higher altitude। वहाँ पे क्या था, लैटिट्यूड था, यहाँ क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई। अब ये माउंटेन है कोई, इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये क्या है, लोअर एल्टीट्यूड, यहाँ कहीं लोअर एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड, ये हाई एल्टीट्यूड है, ये क्या है, लो एल्टीट्यूड है। क्वेश्चन क्या है, अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, चढ़ाई या स्लोप, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर एल्टीट्यूड। जो लोअर एल्टीट्यूड है, कम ऊंचाई है, उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड। उसका रीज़न भी वही है कि जितना आप ऊपर जाते जाओगे ऑक्सीजन भी कम है, ठीक है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी किसी भी एनिमल को, या ऊपर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्या है, हमेशा लोअर साइड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, तो बोथ राइट इज आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to India, consider the following central acts। क्या कह रहे हैं, इंडिया के रेफरेंस में आप ये एक्ट देखो और फिर बताओ, विच ऑफ द अबो एक्ट हैव रिलेवेंस ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन कंट्री। तो इनमें से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी एक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन MMDR 1957। ठीक है, कस्टम एक्ट 1962, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। और ये चारों एक्ट ही इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप कहीं बाहर से एलियन स्पीसीज वगैरह ना लेके आ जाओ, किसी दूसरी कंट्री की जो स्पीसीज है, और हमारी जो इंडिजीनियस जो स्पीसीज हैं उनके लिए वो डेंजर बन जाए, तो ऐसा ना हो। नेक्स्ट, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट है, आप ऐसी माइनिंग ना कर रहे हो किसी ऐसे एरिया में, जैसे अभी झारखंड के अंदर एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर इतनी माइनिंग कर दी कि वो पूरा का पूरा एरिया है वो पूरा साफ कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है। तो ऐसा कुछ ना कर दो आप। एक कस्टम एक्ट होता है, ठीक है, फिर है एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927। जो भी एक्ट हैं इन सब के अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following, which of the above are the emission from the coal combustion at the thermal power plant। जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर से किस किस का इमिशन हो रहा है, कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिलीज होती है ये भी। सेकंड है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2, ठीक है, ये भी रिलीज होता है। और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये भी रिलीज होता है। और तीनों ही क्या है, इन तीनों की वजह से एसिड रेन भी होता है। ठीक है, एसिड रेन होता है, तीनों क्या है, एसिड रेन बनाती है। ये HNO3 फॉर्म करती है, ये H2SO फॉर्म करती है, ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है CO2। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है NBA, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। तो NBA क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर को हेल्प करती है। तो किस वे में हेल्प करती है, NBA चेक दी बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है कि ऐसी, मतलब कोई सीड नहीं है जो क्या है उसकी पायरेसी बना, मतलब बना रखी, डुप्लीकेट बना के और कोई सीड को बेच रहा हो। ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा हो। एंड प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्स, जो हमारी देसी ब्रांड होती है या ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्स होते हैं, ठीक है, इंडिजिनस सीड वगैरह है, उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, NBA उसको चेक करती है। नेक्स्ट, NBA डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द
साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है। एनबीए क्या कर रही है, डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है क्या, या सुपरवाइज कर रही है जो इंडिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है जीएम क्रॉप्स की, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली क्रॉप्स की। ठीक है, क्या उसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है। थर्ड वन इज एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, या ट्रिप्स कुछ एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू द जेनेटिक रिसोर्स कैनॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल राइट होते हैं, आईपी राइट्स होते हैं, वो एनबीए के परमिशन के बिना नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अगर यहाँ डायरेक्टली ना होता ना, ये ऑप्शन भी राइट था। ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो राइट है ही, बायोपायरेसी को रोकती है। ठीक है, और क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर कंट्रोल है इसका पूरा पूरा। बट ये ऑप्शन क्या है, एनबीए इज नॉट डायरेक्टली मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द जीएम क्रॉप्स। उसके लिए आपने क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए आप क्या है, एक कमेटी होती है सीसीईए, वो मॉनिटर करती है। ठीक है, वो मॉनिटर करती है, ना कि एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करती है उसको। तो सेकंड वन इज नॉट डायरेक्टली मॉनिटरिंग, तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड इज ओके, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी के बारे में क्वेश्चन है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, जो एनजीटी 2010 का एक्ट आया था 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जो कोर्ट वगैरह है या जुडिशरी वगैरह है, तो एनवायरनमेंट के लिए क्या है, थोड़ा सा जुडिशरी को इंट्रोड्यूस किया था। वाज एनेक्टेड इन द कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कह रहा है भारत के संविधान के हिसाब से एनजीटी के कौन कौन से प्रोविजन है। ठीक है, एनजीटी किस किस को लागू करता है या किस में हेल्प करता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, इन सब में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वन इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 है वो क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वो एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तभी आपकी लाइफ होगी या लिबर्टी होगी, पर्सनल लिबर्टी। अगर एनवायरनमेंट में आपने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो दिल्ली के अंदर 400 पार जा रहा है हर बार, 400 या 450 से भी ऊपर जा रहा है, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो हैम्पर होती है, और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है वो कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट, second statement is provision of grant for raising the level of administration in scheduled area for welfare of scheduled tribes under Article 275। तो क्या करें, the provision of grant for raising the level of administration, जो शेड्यूल एरिया होते हैं, शेड्यूल एरिया है जैसे मतलब कोई भी फॉरेस्टेड एरिया है, उसके अंदर शेड्यूल एरिया डिसाइड कर दिया कि ये शेड्यूल एरिया है, इसके अंदर यही ट्राइब रहेंगी, तो उनको डिसाइड करता है एनजीटी। जी नहीं, उनको डिसाइड नहीं करता है एनजीटी। क्या वो एनजीटी पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर आर्टिकल 243A, तो क्या ग्राम सभा की पावर के बारे में बताता है, ग्राम सभा की पावर के बारे में भी नहीं बताता है वो। आर्टिकल 243 किससे रिलेटेड होता है, 243 टू 243O, 243O, तो ये क्या है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा के फंक्शन के बारे में एनजीटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना ही वो शेड्यूल एरिया के बारे में बताता है। शेड्यूल एरिया अब आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर है, शेड्यूल एरिया है ट्राइबल एरिया, तो आर्टिकल 5th और 6th के बारे में शेड्यूल एरिया के बारे में बताता है। ठीक है, तो एनजीटी सिर्फ और सिर्फ क्या बताती है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हैम्पर ना हो, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटर मिशन के बारे में। इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, अगर नेशनल वाटर मिशन है उसको प्रॉपरली और कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री, तो उसका कंट्री के ऊपर किस टाइप का इम्पैक्ट होगा, प्रभाव क्या आएगा। चार स्टेटमेंट दे रखी हैं। पार्ट ऑफ द वाटर नीड ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मीट थ्रो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, अगर आपने नेशनल वाटर मिशन को इम्प्लीमेंट कर दिया तो वाटर की रिसाइकलिंग हो जाएगी,
और इंडिया के जो अर्बन एरिया के जो वाटर की नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज विद inadequate alternate sources of water will be met by adopting appropriate technology that allow for the use of ocean water। ठीक है, अभी क्या है कि जो कोस्टल सिटीज़ हैं उसके लिए आप ओशन वाटर को मतलब ट्रीट करके और ओशन वाटर को आप कोस्टल एरिया के अंदर फीड करवा दो। ऐसी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर अभी है नहीं कि वो मतलब मास लेवल पे और उसका ट्रीटमेंट करके लोगों को प्रोवाइड करवा दें। नहीं तो कोस्टल एरिया अभी क्या है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, उसके अंदर हाईएस्ट रेनफॉल होती है, हाईएस्ट रेनफॉल पूरे इंडिया में, जो मौसिनराम है मेघालय के अंदर। लेकिन वही एरिया सबसे ज़्यादा क्या होता है, डार्क जोन है या ड्राई जोन है। ऐसे ही कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के पास सी है, ये बिल्कुल नज़दीक पे आपका ओशन हो गया लो। लेकिन कोस्टल एरिया के अंदर हाईएस्ट आपको मतलब ड्राई एरिया मिलता है, पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की बहुत कमी है। उसका रीज़न क्या है कि ट्रीटमेंट ऐसा हो नहीं सकता ओशन वाटर का, ऑल्दो है लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो ये स्टेटमेंट आज के कंटेक्स्ट में रॉन्ग है। ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक टू द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये क्या है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि कई अरब रुपए लग जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी भी नहीं। क्योंकि इंडिया की, वो आपने पढ़ा होगा कि नॉर्दर्न रिवर और सदर्न रिवर उसको कनेक्ट करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि जो सदर्न रीजन है वो पेनिनसुलर रीजन है, और पेनिनसुलर रीजन क्या है, उसका एल्टीट्यूड हाई है। तो आप इन रिवर कनेक्ट कैसे करोगे? मान लो आपने नॉर्थ से कोई रिवर है, गंगा से वाटर लेना है, साउथ में किसी कावेरी रिवर में, या साउथ की कोई और कोई रिवर है, ठीक है, कृष्णा में, तुंगभद्रा में, इन सब में लेना है आपको वाटर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से वाटर हाइट पे कैसे पहुँचाओगे, पंपिंग कैसे करोगे? प्रेशर का डिफरेंस है एक तो, और एक ये टेरेन है ये साउथ का क्या है, थोड़ा सा हार्ड टेरेन है, ठीक है। और इतने मतलब अभी सेटलमेंट हो गए बीच में, वुमेन सेटलमेंट हैं, उन सबको आप कैसे एडजस्ट करोगे, उन सबको लोकेट कैसे कर पाओगे? तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप नेशनल वाटर मिशन के अंदर उसको नहीं ले सकते फिलहाल, उसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ऑल ऑफ द रिवर को कनेक्ट नहीं कर सकते। एक दो रिवर की बात होती तो फिर भी सोचते। नेक्स्ट टाइम, द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स, कि जो फार्मर्स ने जो एक्सपेंसेस लगाए हैं, खर्चा हुआ है फॉर डिगिंग, खुदाई के लिए, बोरवेल की खुदाई के लिए, एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर, और मोटर लगाने के लिए, एंड पंप सेट लगाने के लिए, टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर विल बी कंप्लीटली, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल कंप्लीटली रिम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना अगर ऐसे रिम्बर्स करने लगी कंप्लीटली, हाँ वो सब्सिडी दे सकती गवर्नमेंट चाहे तो, कि आपने 10% 20% सब्सिडी दे दी, वो ठीक लगता है, स्टेटमेंट में सब्सिडी की बात होती, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता उसको। लेकिन कंप्लीटली उसको क्या है, रिम्बर्स करना बहुत ही मुश्किल काम है, बजट के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बचती है जो कि सॉफ्ट स्टेटमेंट है, कि नेशनल वाटर मिशन के अंदर जो अर्बन एरिया है उसके अंदर रिसाइकलिंग कर सकते हो। अर्बन एरिया छोटा एरिया है, और उसको वेस्ट वाटर को आप रिसाइकिल कर सकते हो, जो कि इंडिया में होता भी है। तो ओनली वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन एसिडिफिकेशन की बात हो रही है। ओशन के अंदर एसिड बढ़ रहा है, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग। जो ओशन है उसके अंदर एसिड क्या है, बढ़ रहा है। वाई इज दिस फिनोमिना ए कॉज ऑफ कंसर्न? तो ये जो फिनोमिना है ये कंसर्न क्यों है? एसिडिफिकेशन बढ़ने से क्या हो रहा है एनवायरमेंट में, ओशन में क्या हो रहा है? द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बिना रूट्स के या जो ऊपर के ऊपर तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, अगर एसिड बढ़ गया, ठीक है, तो उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, तो कोरल रीफ तो बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर है कि उससे टेम्परेचर से ऊपर गया तो कोरल रीफ क्या है, उनकी ब्लीचिंग हो जाएगी कोरल रीफ की, ठीक है, और एसिड के इनके होने से कोरल रीफ के डाई आउट हो जाती हैं, ठीक है, ब्लीचिंग हो जाएगी या कोरल रीफ डाई आउट कर जाएंगी। नेक्स्ट, द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स
दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब सम एनिमल्स लिखा उसने, ऑल नहीं लिखा। ऑल लिखता तो दिक्कत आती। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका जो लार्वा वगैरह होता है वो एडवर्सली अफेक्टेड होगा, ये भी राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब क्लाउड सीडिंग कैसे अफेक्ट करेगा? क्लाउड सीडिंग क्या है दोस्त? जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस डाई मिथाइल सल्फाइड, डीएमएस। फाइटोप्लैंक्टन है वो डीएमएस प्रोड्यूस करते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड। सल्फाइड है तो क्या है, वो सल्फर प्रोड्यूस करेगा। सल्फर प्रोड्यूस करने से क्या है, सल्फर फॉर्म्स सीड फॉर्मेशन। सल्फर से क्या है, क्लाउड सीडिंग होती है। जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड सीडिंग के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। और सल्फर कहाँ से मिलता है हमें? वो मिल रहा है डीएमएस से। फाइटोप्लैंक्टन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी राइट है। तो चार ऑप्शन राइट हैं। एनवायरमेंट में एसिडिफिकेशन से क्या क्या किस किस को नुकसान है? हर चीज़ को नुकसान है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर। वही क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बिकॉज इट एब्जॉर्ब, ये क्या एब्जॉर्ब कर रही है? CO2 गैस। इससे क्या हो रहा है, जो ये अर्थ है, ये अर्थ, ठीक है, ये सन है। ठीक है, सन से क्या आ रही है? सन से आ रही है जी, रेज आ रही है अर्थ के ऊपर। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर because it absorbs water vapor of the air and retain its heat. Second, ultraviolet part of solar radiation, all the solar radiation, the infrared part of the solar radiation. अब जो अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन है उसको कौन एब्जॉर्ब करती है? उसको एब्जॉर्ब करती है ओजोन, O3, ओजोन एब्जॉर्ब करती है उसको। ठीक है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस। तो ये स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग। ऑल द सोलर रेडिएशन है उसको अगर एब्जॉर्व कर पाते तो इंडिया मतलब कहीं भी कैंसर वैंसर क्यों होता? ठीक है, ऑल ऑफ लिखते ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है। सारे सोलर रेडिएशन को कोई भी एब्जॉर्व नहीं कर सकता। ए, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स इट। जो वाटर वेपर है उनको, ऑल्दो ये ठीक है, कुछ हद तक ठीक है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर वेपर को उसको एब्जॉर्व करके और उसकी हीट को रिटेन कर लेती है। बट इससे भी स्ट्रॉन्ग क्या है रीजन? द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन है उसका इंफ्रारेड पार्ट होता है रेडिएशन का, तो उसको एब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से ही हीटिंग हो रही है। इंफ्रारेड क्या होती है, हॉट होती है। ये लेयर है CO2 की, इसके अंदर क्या है, जो इनकमिंग रेडिएशन है उसके लिए हमारा एनवायरनमेंट क्या है, उसको अलो कर देता है। क्योंकि वो है शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, छोटी छोटी वेव ऐसी आ रही है सन से, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। ठीक है, और जैसे ही वो एनवायरनमेंट में टच हुई यहाँ, अब वो बदल जाती है लॉन्ग वेव में, बड़ी बड़ी इस टाइप की वेव में। और उसको CO2 गैस बाहर नहीं जाने देती। इस लेयर आई थी जब छोटी छोटी थी, ये लेयर, ये वेवलेंथ छोटी थी। इसके लिए हमारा एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंट है। और जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगी, जैसे टेरेस्ट्रियल से टच हुई अर्थ के साथ, तो क्या है, उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, इसको अब CO2 बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, यही कंसेप्ट है बस। तो राइट आंसर इज डी, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इसके वजह से क्या है, एनवायरनमेंट हीट अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। ये आपको चार एरियाज दे दिए प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके अंदर पूछ रहा है कि इनमें से विच ऑफ द अबो आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। ठीक है, इनमें से टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है, भितरकनिका उड़ीसा में है, मानस असम में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो टाइगर रिजर्व इनके अंदर से कौन सा है? अब टाइगर रिजर्व बांदीपुर में, आपने कर्नाटक में सुना होगा कि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है भितरकनिका। भितरकनिका के अंदर क्या है, टाइगर रिजर्व है उड़ीसा के अंदर। भितरकनिका के अंदर टाइगर रिजर्व नहीं है। मानस, मानस का है असम के अंदर, वहाँ टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन के अंदर है। तो सेकंड के अंदर नहीं है, तो ये कट गया। और सब में टू स्टेटमेंट दे रखी है। राइट आंसर इज
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास? इन चारों में से ऐसा कौन सा एरिया है जिसके अंदर से लोकल पीपल, इंडिजिनियस पीपल हैं, जो शेड्यूल एरियाज के जो पीपल हैं, वो बायोमास को कैलकुलेट, मतलब बायोमास को कलेक्ट नहीं कर सकते, जो लकड़ी वगैरह है वो कलेक्ट नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा एरिया हो सकता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है? वो होता है जी नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व में भी जा सकते हैं वो। वेटलैंड के अंदर तो वेटलैंड रामसर कन्वेंशन है, उसके जो वेटलैंड है उसके अंदर तो वो इंटरफेरेंस की बात करता ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 3 जोन होते हैं, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है, और बफर जोन। बफर जोन अंदर वाला, सॉरी अंदर वाला कोर जोन, ठीक है। तो 3 जोन होते हैं, इन 3 जोन के अंदर क्या है, इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस तो अलाउड होती है ट्रांजिशन जोन के अंदर, ठीक है। तो ये बाकी कट गए, ए कट गया, बायोस्फीयर रिजर्व में भी होती है, सी भी कट गया। तो नेशनल पार्क इज राइट आंसर, जहाँ जहाँ कोई भी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती, और जो लोकल पीपल है उनको भी अलाउ नहीं होता कि वो वहाँ से लकड़ी वगैरह लेके आए, बायोमास वगैरह लेके आ जाए, ठीक है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर स्पीसीज? ठीक है, ये ग्रुप बताना है कौन कौन सी एंडेंजर स्पीसीज हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक बर्ड होता है जो ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं सकता, बार बार उसको लैंड करना पड़ता है। ये राजस्थान के अंदर मिलता है, बहुत ही फेमस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इसके ऊपर। ये जो इलेक्ट्रिक की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इसको या तो आप बिल्कुल अंडरग्राउंड करो, ठीक है, या ऐसा कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान ना हो। सेकंड है मस्क डियर। मस्क डियर वो डियर है जिसके, मतलब जो बोलते हैं उसकी नाभि के अंदर वो होता है परफ्यूम टाइप का, तो उसके लिए क्या है, वो मस्क डियर होता है, उसके लिए ही इसको किलिंग करते हैं, इसको मार देते हैं, इसकी पोचिंग वगैरह भी इसलिए होती है। नेक्स्ट है रेड पांडा। रेड पांडा कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में या चाइना में मिलता है रेड पांडा, ठीक है। एंड एशियाटिक वाइल्ड एस। एशियाटिक वाइल्ड एस कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है। ये सारे के सारे क्या हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं सारी की सारी। नीचे वाली क्यों नहीं है, जो कश्मीरी स्टैग है वो मतलब एंडेंजर्ड नहीं है, मतलब कि एक डेफिनेट अमाउंट में तो है वो। चीतल भी हैं, ब्लू बुल बुल भी हैं, और ये अकेला नहीं है, पूरा ग्रुप देखना था। नेक्स्ट सी में है क्या है, स्नो लेपर्ड हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। स्वैम्प डियर भी हैं, ये रिसस मंकी एंड सारस क्रेन। सारस क्रेन तो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉयन टेल मकाऊ। लॉयन टेल मकाऊ का है, ये भी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है, ब्लू बुल भी है, हनुमान लंगूर तो है ही, और चीतल भी है, ठीक है। तो एक ही ग्रुप बचता है जो कि एंडेंजर्ड है। इसमें भी एंडेंजर्ड में यूपीएससी ग्रेट इंडियन बेस्ट बस्टर्ड के बारे में बहुत पूछती है। वाइल्ड एसेटिक एस के बारे में 2023 में पूछा था, ठीक। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलेनियम इकोसिस्टम। मिलेनियम इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। प्रोविजनिंग है, मिलेनियम इकोसिस्टम है, असेसमेंट है, वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, प्रोविजनिंग दे रहा है, सपोर्टिंग दे रहा है, रेगुलेटिंग दे रहा है, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल, ठीक है। कोई भी इकोसिस्टम है उसमें ये चीज़ मिल रही है। तो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस? ऑल दो सर्विस कौन से प्रोवाइड कर रहा है, प्रोविजनिंग भी है, रेगुलेटिंग भी है, प्रिजर्विंग भी है, और कल्चरल भी है। बट इनमें से सपोर्टिंग सर्विस कौन सी है? सपोर्टिंग सर्विस कौन सी है? प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, बी कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, सी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पोलिनेशन, डी मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मेन सर्विस, नॉट सपोर्टिंग सर्विस। बट नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंट्रोलिंग कोई भी नहीं कर सकता, मिलेनियम इकोसिस्टम के हैंड में तो है नहीं, तो ये ऐसे कट गया, बी बी। ए प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर कोई रिलेवेंस है नहीं यहाँ पे, जो मेन है वो क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पोलिनेशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट की जो साइकिलिंग है, रिसाइकिलिंग है, या क्रॉप की जो पोलिनेशन है,
वो सपोर्टिंग सर्विस होती है इकोसिस्टम की, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में वही देखी जाती है सपोर्टिंग सिस्टम में। राइट आंसर इज सी। By now, we have done 20 questions of environment PYQ. So we will do next 20 questions in our next video. Stay tuned with me. Thank you.